नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ रहे हैं हालात, नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 21 तारीख तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस लॉकडाउन में आम लोगों को कोई मुश्किल न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सब्जी, दूध और अत्यावश्यक सेवाएं सामान्य दिनों की तरह ही चलती रहेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एक साल पहले नागपुर में आज के दिन पहला कोरोना मरीज मिला था। नागपुर पुलिस कमिश्नर के तहत जितने भी इलाके आते हैं उन सभी जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश के कई इलाकों में कोविड-19 संक्रमण फिर से असर दिखाने लगा है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार को कई जगहों पर लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। मुंबई में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त फैसलों पर विचार कर रही है। उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने हाल ही में कहा है कि मुंबई में इसी रफ्तार से कोविड-19 के मामले बढ़ते रहे तो नाइट कर्फ्यू या कुछ इलाकों में लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लॉकडाउन पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकारियों के हाथ में है कि अगर उन्हें जरूरत दिखाई देती है तो वह लॉकडाउन पर निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 महीने में तीसरी बार भारत बंद करेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने तीसरी बार भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा है कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर सभी किसान 26 मार्च को शांतिपूर्ण भारत बंद करेंगे, जो सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़े किसानों की अगुवाई करने वाले संगठनों का समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की हिंसा में किसान शामिल नहीं होंगे। हम जनता से भी सहयोग करने की अपील करते हैं। ऐसा देश में पहली बार है जब किसी आंदोलन के चलते तीसरी बार भारत बंद किया जाएगा। इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर 2020 और 6 फरवरी 2021 को भारत बंद करते हुए देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को कुछ घंटों के लिए जाम कर दिया था। हालांकि इस बंद का असर कुछ ही राज्यों में देखने को मिला। तीसरा भारत बंद 26 मार्च को किया जाएगा, लेकिन अभी किसानों ने बंद की टाइमिंग की घोषणा नहीं की है। जल्दी सहमति बनने पर किसान तारीखों का ऐलान करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने वीडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिस पर लिखा है कि पाकिस्तान की तरह भारत अब ऑटोक्रेटिक है। भारत के हालात बांग्लादेश से भी खराब हैं। इसमें स्वीडन इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। स्क्रीनशॉट में आगे लिखा है कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का कुछ हिस्सा ही अब आज़ाद है। विडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तक पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भारत को हंगरी और तुर्की के साथ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया गया है। दावा किया गया है कि भारत में डेमोक्रेसी पर कई तरीके की रोक है, यहां बोलने की आज़ादी तक नहीं है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही ऑटोक्रेसी में शासक बन गई है। द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में ग्लोबल फ्रीडम स्कोर में भारत 71वें से 67वें नंबर पर गिर गया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाएगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपना लिया है। गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है, जिसमें धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई है। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों
से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें ये बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए और कितनों पर कार्यवाही की गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी के बाएं पैर की हड्डी टूटी, सामने आई एक्सरे रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले में उनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। एक्सरे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस बीच जानकारी मिली है कि टीएमसी सुप्रीमो पर हमले की शिकायत करने तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसद शुक्रवार को दिल्ली आकर निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेंगे। टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने बताया है कि हमारे सांसद कल सौगात राय के नेतृत्व में ईसीआई जा रहे हैं। जांच की मांग करने के लिए बीजेपी के एक सांसद ने कहा था कि 10 तारीख का इंतजार कीजिए और देखिए। इसके बाद एडीजी और डीजी को उनके पदों से हटा दिया गया है। जिस वक्त ममता बनर्जी पर हमला हुआ वहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पुलिस या एमजीएमटी नहीं था। इन सब की जांच होनी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में म्यांमार से रोहिंग्याओं को लाकर बसाने के पीछे एक बड़ी साजिश, पाकिस्तान ने की बड़े पैमाने पर फंडिंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार म्यांमार में नस्ली भेदभाव और हिंसा शुरू होने के काफी पहले से रोहिंग्याओं को जम्मू में लाकर बसाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसमें 2 दर्जन से अधिक रोहिंग्या परिवार ऐसे मिले जो 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही जम्मू कश्मीर आकर बस गए थे। हालांकि म्यांमार से रोहिंग्याओं का बड़े पैमाने पर पलायन 2015 में शुरू हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने के पीछे म्यांमार में नस्ली हिंसा असली वजह नहीं है। उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत लंबे समय से म्यांमार से जम्मू में लाकर बसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1999-2000 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। ऐसे में सामान्य लोग वहां जाने से डरते थे। वहीं रोहिंग्या परिवार हजारों किलोमीटर की यात्रा कर वहां बसने लगे थे। इसके पीछे की साजिश की जांच की जा रही है। इसके अनुसार रोहिंग्याओं को लाकर बसाने में लगे जम्मू कश्मीर के एक एनजीओ को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से फंड मिलने के संकेत मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड में हेरा फेरी पड़ेगी बड़ी भारी, 5 साल तक की सजा का है प्रावधान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में राशन का महत्व लोगों को तो समझ में आया ही, सरकार को भी सही लोगों तक राशन पहुंचने में खासी दिक्कतें हुई। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अब धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। राशन कार्ड में किसी भी तरह की हेराफेरी या धोखाधड़ी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने से लेकर राशन मिलने तक हर जगह गोरख धंधा किसी से छिपा नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने उन लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो फर्जी दस्तावेजों के दम पर गलत तरीके से राशन कार्ड बना रहे थे या बनवा रहे हैं। ऐसे लोगों की तलाश भी की जा रही है जिन्होंने अपने राशन कार्ड को अपडेट नहीं कराया है। दरअसल राशन कार्ड में दर्ज यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है। किसी की मौत या जन्म होने पर राशन कार्ड को अपडेट कराना होता है। अक्सर देखा जाता है कि घर में नया सदस्य जुड़ने पर लोग नाम शामिल तो करा लेते हैं लेकिन निधन होने पर जानकारी नहीं देते। इससे मर चुके व्यक्ति के नाम पर भी राशन मिलता रहता है, जो कानूनी रूप से गलत है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया कानून लागू किया है और अगर राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है तो इस तरह के किसी भी मामले के दोषी को 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसे में आपको सलाह है कि अगर आपके राशन कार्ड में भी अभी कुछ ऐसे नाम है जो इस दुनिया में नहीं है तो जल्द से जल्द राशन कार्ड को अपडेट करा लें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के कारण 10,000 से ज्यादा कंपनियों पर लगे ताले, सबसे ज्यादा दिल्ली में हुई बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। रोजगार से लेकर उद्योग तक सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोरोना संकट के कारण हजारों कंपनियों पर ताले लग गए हैं। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण औद्योगिक सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। कई छोटी मोटी कंपनियां और उद्योग इसमें
में बर्बाद हो गए। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कुल 10,113 कंपनियों पर हमेशा के लिए ताला लगने की जानकारी कंपनी मामले विभाग के ताजा आंकड़ों से पता चली है, जिसकी वजह से हजारों मजदूरों का काम धंधा छूट गया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के अनुसार देश में 10,113 कंपनियों ने स्वेच्छा से कारोबार बंद करने के निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी कंपनी मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दी है। इन कंपनियों के विरोध में कंपनी मामले मंत्रालय की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बेटी के ब्याह पर सरकार देगी 51,000 रुपए का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन में इजाफा तो किसानों का कर्ज माफ। जी हां दोस्तों, पंजाब राज्य की विधानसभा में कृषि, किसान, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव होने हैं। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट पेश करते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बजट में फसल ऋण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,118 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ करने का प्रस्ताव किया गया। वहीं पंजाब सरकार ने शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए शगुन दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। महिलाओं के साथ विद्यार्थी भी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। मनप्रीत सिंह बादल ने स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में भी इजाफा करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन 7,500 रुपए से बढ़ाकर 9,400 रुपए कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना दुनिया के लिए बड़ा खतरा, ताइवान पर कर सकता है हमला, यूएस टॉप कमांडर ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, चीन अगले 6 साल में ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी टॉप कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन के इस दावे से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। एडमिरल फिलिप डेविडसन ने कहा है कि चीन एशिया में अमेरिकी मिलिट्री पावर की जगह लेना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के टॉप कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने आर्म्ड सर्विस कमेटी की मीटिंग में कहा कि डेमोक्रेटिक ताइवान पर हमेशा से चीन के हमले का खतरा रहा है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन ताइवान को वापस लेने की बात करता है। टॉप कमांडर ने अमेरिका के सांसदों से कहा कि सामरिक तौर पर चीन 21वीं सदी में सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हमारे खुले और आजाद दृष्टिकोण के उलट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दबाव बनाकर सत्तावादी और एक बंद व्यवस्था को बढ़ावा देती है। उन्होंने आगे कहा कि चीन अपनी आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लगातार बढ़ा रही है, उसकी क्षमताएं बढ़ा रही है। ऐसे में हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका, अप्रैल में बढ़ने वाले हैं एलईडी टीवी के दाम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एलईडी टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द कीजिए। 1 अप्रैल से टीवी की कीमतों में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। इसका कारण टीवी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पैनल में अचानक हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने में ओपन सेल पैनल वैश्विक बाजारों में 35% तक महंगे हुए हैं, जिसका असर अब टीवी की कीमतों पर पड़ेगा। पैनासोनिक, हायर और थॉमसन जैसे बड़े ब्रांड के अधिकारी पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं, जबकि एलजी जैसी कुछ कंपनियां पहले ही एलईडी टीवी की कीमतें बढ़ा चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव आएगा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात का भी अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इन भागों में 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती है। तमिलनाडु में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तरी मैदानी इलाकों में 12 मार्च को बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और संभावना है कि इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में वर्षा दर्ज की जा सकती है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली मुंबई जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार, अब केंद्र के पाले में गेंद। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम भले ही 12 दिनों से चुप्पी साध के बैठे हों, लेकिन इसकी भारी कीमत रोजाना आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक सभी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जता चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सुझाव भी दे चुकी हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और इसे लेकर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए, जहां केंद्र और सभी राज्यों के नुमाइंदे मौजूद हों। इस बीच खबर यह है कि दिल्ली और मुंबई इस बात को लेकर राजी हो चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि जो राज्य रेवेन्यू में घाटे का हवाला देकर अब तक इस कदम से बच रहे थे, अब आगे आकर खुद इसे लागू करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सराफा बाजार में सोना 280 रुपए ऊपर चढ़कर 44,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी में लगातार चौथे दिन उछाल। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि के मौके पर सोने की कीमतों में उछाल आया है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 280 रुपए बढ़कर 44,710 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई हैं। इससे पहले सोने का भाव 44,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सप्ताह में पहले 2 दिन गोल्ड की कीमतें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगले 2 दिन सोने में बढ़त नजर आई है। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों, चांदी की कीमतों में आज लगातार चौथे दिन उछाल बना हुआ है। आज चांदी 400 रुपए की बढ़त के साथ 67,400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इससे पहले चांदी 67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं बात करें 18 कैरेट गोल्ड की कीमतों की तो दोस्तों 18 कैरेट गोल्ड की कीमतों में भी उछाल आया है। दिल्ली में इसकी कीमतें 196 रुपए की बढ़त के साथ 35,460 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 35,264 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 13 से 16 मार्च तक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द निपटा ले बैंक से जुड़े काम। जी हां दोस्तों, मार्च में शनिवार और रविवार के बाद बैंक हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार है और बैंक की छुट्टी होगी। वहीं 14 मार्च को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 15 और 16 मार्च को बैंक की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी, यानी हड़ताल के कारण 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बैंक में कामकाज ठप रहेगा। 15 और 16 मार्च को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ की जा रही है। जिन बैंकों का निजीकरण होना है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्रैगन को चौतरफा चपत, फर्जी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के कारण सऊदी अरब ने बंद की 184 चीनी वेबसाइट। जी हां दोस्तों, भारत के बाद सऊदी अरब से भी चीन को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने फर्जी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर चीन की 184 वेबसाइटों को बंद कर दिया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वेबसाइट खराब और मिलावटी वस्तुओं को मार्केटिंग के जरिए बेच रही थी, जिससे सऊदी का बाजार प्रभावित हो रहा था। अल जजीरा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वेबसाइट ग्राहकों को रिटर्न और एक्सचेंज का विकल्प भी नहीं दे रही थी, साथ ही ये आफ्टर सेल सेवाओं का विकल्प देने में भी नाकाम थी। ऐसी वेबसाइट गुणवत्ता के मामले में भी ग्राहकों को गुमराह कर रही थी। सऊदी अरब मंत्रालय ने इन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें ग्राहक सेवा के साथ साथ स्टोर का पता और संपर्क नंबर दर्ज नहीं थे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।